नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग से अपन लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया अध्याय क्रमांक 40, जिसका नाम है मानव के प्रमुख एवं सामान्य रोग। देखिए, डिजीज, निरोग होना, हेल्दी रहना बहुत बड़ा चीज होता है हमारे जीवन के अंदर। सबसे पहला चीज कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अब हेल्थ मेन जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हेल्थी का मतलब ये हो गया कि आपको कोई बीमारी नहीं है। हेल्दी का मतलब होता है आप हर तरफ से हेल्दी रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में सबसे पहले जो रोग होता है यानी कि डिजीज है, यानी बीमारी है। ठीक है, अपन कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, तो पहले मैं आपको नॉर्मल बताता हूं कि स्वस्थ व्यक्ति यानी कि हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति के बारे में अगर डिस्कस करूं तो एक स्वस्थ व्यक्ति कब कहलाया जाएगा? जब 4 एस्पेक्ट पूरे करता हो वो, मतलब 4 तरीके से वो क्या हो, स्वस्थ हो। जैसे आपके पास में पहला एस्पेक्ट आ गया फिजिकली, यानी कि भौतिक रूप से। कैसा? भौतिक रूप से, जब कोई व्यक्ति फिजिकली। दूसरा फिजियोलॉजिकली, यानी कार्य की रूप से। कैसा आ जाएगा? कार्य की रूप से, यानी कि फिजियोलॉजिकली। ठीक है, क्या आ जाएगा? कार्य की रूप से। तीसरा आपके पास में आ जाएगा जो आ रहा है मानसिक रूप से। किस रूप से? मानसिक रूप से, मेंटली। और चौथा एस्पेक्ट आ जाएगा सामाजिक रूप से। कैसा? सामाजिक रूप से, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास में? सोशली। क्या आ जाएगा? सोशली। तो फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल और सोशल, इन चारों एस्पेक्ट, इन चारों पहलुओं से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, यानी इन चारों पहलुओं से अगर कोई व्यक्ति फिट है, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, जैसे इनको समझाता हूं। फिजिकली का मतलब होता है आपकी उम्र के साथ में, आपकी उम्र के साथ में आपकी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए बॉडी का। ठीक है, लाइक हेल्थ है, बॉडी है, तो वो चीज आपके पास में रहनी चाहिए कि फिजिकली फिट होना चाहिए इंसान। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कहा गया कि यार आप कितने साल के? 19 साल का हूं साहब मैं। ठीक है, 19 साल का, ले यार एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उठा के रख दो। है ऐसा? भरा हुआ सिलेंडर तो उठ ही नहीं रहा है, उठा के भरा हुआ सिलेंडर नहीं। वहीं पे अगर आपको कुछ ऐसी चीज हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? आप फिजिकली थोड़े अनफिट हो। मतलब कहने का मतलब है कि आपके अंदर फिजिकल पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपको कहा गया कि 3 घंटे कहीं पे खड़ा रहना पड़ रहा है, आपके खाया पिया मस्त है, लेकिन 3 घंटे आप खड़े नहीं रह पा रहे, आप फिजिकली फिट नहीं हो। है, आपके अंदर मोटापा है, या आपके अंदर क्या है कि कोई मतलब ऐसी चीज है कि मतलब जैसे अपन बात करते हैं कि आप मोटे हैं तो आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं। आप फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होता है इंसान को। दूसरा फिजियोलॉजिकली, ये सबसे मेन पहलू है फिजियोलॉजिकली का। क्यों मेन पहलू है फिजियोलॉजिकली का? क्योंकि फिजियोलॉजिकली का मतलब होता है आपकी बॉडी के सिस्टम सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम। अगर इस सिस्टम के अंदर कोई उठापटक हुई, यानी असंतुलन हुआ किसी भी कारणवश, तो आपका शरीर जो होगा वो रोग से ग्रसित होगा। क्या होगा? रोग से ग्रसित होगा। तो आप लोग फिजियोलॉजिकली भी क्या रहने चाहिए? फिट रहने बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, मतलब आपके बॉडी के सब सिस्टम सही चलने चाहिए। अगर सिस्टम सही नहीं चलेंगे तो सिस्टम से रिलेटेड आपके अंदर सिम्टम शो होंगे, और सिम्टम शो होंगे तो वो बीमारी की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। तीसरा मानसिक रूप से, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है। इंसान का पता नहीं चलता कि वो मन से, मानसिक रूप से क्या सोच रहा है, किस समय पे क्या चीज सोचने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और है, मानसिक रूप से आप प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है आप बढ़िया अपने जीवन के अंदर बढ़िया जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया अच्छी तरीके से, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मतलब आप मानसिक रूप से क्या है, थोड़े से वीक है, तो वो आपको क्या करेगा? ज्यादा परेशान कर सकता है। तो आप मेंटली क्या है, वहां पे आपके पास में अनफिट है। सोशली, समाज में आपका उठने बैठने का तरीका क्या है, समाज आपको किस नजर से देखता है, समाज के अंदर आपका क्या मतलब पहलू है,
तो वो भी आपको क्या करता है कि मतलब लाइक एक अच्छे व्यक्ति की तरफ लेके जाता है, एक लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाता है। अगर डेली कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है तो वो शराब पी के आ रहा है और पड़ा रहेगा, या शराब पी रहा है वो डेली, तो थोड़े टाइम में समाज उसको बोलने लगेगा, ये तो क्या है कि शराब पी के आता है ना, बोलने लग जाएगा ना कि ये क्या है, ये तो यूं ही है, ये शराब पी के आता है। तो वो क्या हो गया, उसका वो चीज हो गई। तो आपको सोशली भी वेलबींग रहना जरूरी होता है। तो जब ये चारों एस्पेक्ट से कोई एक व्यक्ति या कोई एक पर्सन फिट है या अपने आप को फिट रख पा रहा है, तो वो व्यक्ति एक तरीके से हेल्दी पर्सन कहलाता है। ठीक है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें, जो हमारा करता धरता है स्वास्थ्य का, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा हो सकती है? इसके अनुसार अब जीव शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, ठीक है, जीव शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, ठीक है, क्या लिखा? जीव शरीर के सभी अंग प्रत्यंग आपस में व बाह्य वातावरण के साथ उचित संतुलन बना के रखे। आपस में व बाह्य वातावरण के साथ, किसके साथ? बाह्य वातावरण के साथ उचित संतुलन बनाए रखे। यानी अंग प्रत्यंग मतलब ऑर्गन और जो भी आपके बॉडी के हैं, तो वो चीज है, ठीक है ना, सही रूप से कार्य करते हो, उचित संतुलन बना के रखे, ठीक है, और सही रूप से कार्य करे, तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, और सही रूप से कार्य करे। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, WHO के अनुसार कार्य करे। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन है भाई, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ या निरोगी कहलाता है। ऐसी स्थिति में शरीर स्वस्थ या निरोगी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता? शरीर स्वस्थ या निरोगी कहलाता है। ठीक है ना, अर्थात क्या हो जाएगा? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंग सामान्य संरचना कार्य की दर्शाते हैं। अगर व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ व सामान्य होता है तो वो सब तरीके से काम कर सकता है। अगर कोई पर्सन मेंटली और सोशली वेल बीइंग है तो वो अपने बॉडी का फिजिकली फिट भी कर सकता है और फिजियोलॉजिकली भी अच्छा कर सकता है बॉडी को। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जो किसके अनुसार है हमारे पास में? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार है। अब वैसे तो बीमारियों को यानी रोग जो होता है वो क्या हो गया? एनी डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल सिस्टम, या एनी डिस्टर्बेंस, किसी तरह का कोई भी इनके बीच में क्या आ जाए? डिस्टर्बेंस आ जाए इन फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाए इन फैक्टर्स के बीच में, वो किसकी तरफ होता है? रोग की तरफ लेके जाता है। किसकी तरफ? रोग की तरफ। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा इस चीज के अंदर। तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। रोग शरीर की वह अव्यवस्थित क्रिया है। रोग की मैं परिभाषा लिख देता हूं यहां पे आपके पास में कि हाउ कैन यू डिफाइन द डिजीज। रोग शरीर की वह अवस्थित क्रिया है। रोग शरीर की वह अव्यवस्थित क्रिया है। ठीक है, क्या है? वह अव्यवस्थित क्रिया है जो, या क्या होता है? संक्रमण, किसके अलग अलग तरीकों से, जो संक्रमण संदूषित आहार, क्या जाएगा? संदूषित आहार, और क्या जाएगा आपके पास में? जैसे इसके अंदर आपके पास में आ रहा है संदूषित आहार आ गया। एक क्या चीज आ सकती है आपके पास में इसके अंदर? आनुवांशिक, जन्मजात, क्या क्या लिख दिया? जन्मजात या वातावरणीय, मानसिक, वातावरणीय, जैसे पानी वानी सही नहीं रहा,
वातावरणीय मानसिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो डिजीज ये हो जाएगा। ठीक है ना, रोग शरीर की वह अव्यवस्थित क्रिया होती है जो इन सब कारकों के कारण क्या होता है कि उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो हम लोगों ने बात किया कि रोग क्या होता है या स्वस्थ व्यक्ति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एक चीज और आती है इसके अंदर जो भी मैं यहां पे दर्शाना चाहूंगा, रोगजन, जिसको इंग्लिश भाषा के अंदर पैथोजन कहते हैं, इसको हिंदी भाषा के अंदर रोगजनक भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, रोग को मतलब रोग के लिए जिम्मेदार जो अंग होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव। ठीक है ना, रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मतलब डिजीज को कॉज करने वाला यानी कारक जिसको कहते हैं, रोग का कारक रोगजन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोगजन कहलाता है। रोग का कारक रोगजन कहलाता है। अंडरस्टैंड ना, ये बात आप यहां पे थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा। अब कुछ अपन डिस्कस करते हैं कि इन्फेक्शन से कौन सी बीमारी हो सकती है, संक्रमण से, संदूषित आहार से कौन सी हो सकती है, मतलब कुछ अपन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बाद में अपन रोग को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी के रूप में, मेनली वही होगा। लेकिन उससे पहले अलग अलग तरीके से कैसे हो सकता है वो आपकी जैसे पाठ्य पुस्तक ने दिया है उसके अनुसार हम थोड़ा चलना चाहेंगे। जैसे अगर मैं कैटेगरी के अनुसार बात करूं तो जैसे मैंने एक नंबर पे आपके पास में बात कर लिया, क्या? संक्रमण। ठीक है, इन्फेक्शन जिसको अपन कहते हैं, इन्फेक्शन सदैव जैविक कारकों मतलब जीवित, ठीक है, जैविक कारकों के द्वारा होता है, जिनको अपन रोगजनक भी कहते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है? जैविक कारकों द्वारा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रोगजनक भी कहते हैं। और इन्फेक्टियस बीमारियां बहुत सारी है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? जैविक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? वायरस हो सकता है, वायरस की वजह से हो जाए, जीवाणु की वजह से हो जाए, माइकोप्लाज्मा की वजह से हो जाए, कवक की वजह से हो जाए, प्रोटोजोआ की वजह से हो जाए। जैविक कारक कौन कौन से आ सकते हैं अपने पास में? जैसे कोई जीवाणु जनित रोग है वो भी इसकी वजह से हो सकता है, जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक, ठीक है, हेलमिंथीज आदि बहुत सारी होती है, कृमि रूपी वाली, ये सब जैविक कारक होते हैं जो संक्रमण पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? संक्रमण पैदा कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आ जाएगा पहला। पोषण संबंधी विकृतियां भी होती है। पोषण संबंधी विकृतियां किन के कारण होती है वो भी लिख लेते हैं। पोषण संबंधी विकृतियां, पोषण संबंधी विकृतियां किस कारण हो सकती है आपके पास में? जाहिर सी बात है, खनिज लवण या खनिज पोषण, विटामिन वगैरह बराबर नहीं मिल रहा है डाइट में, विटामिन, खनिज लवण व ऊर्जा वाले भोजन की अधिकता या कमी से हो सकती है। ठीक है ना, विटामिन, ठीक है, खनिज लवण या ऊर्जा, अधिक ऊर्जा भी कह सकते हो आप लोग, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, ऊर्जा वाले भोजन की, ऊर्जा वाले भोजन की कमी या अधिकता से पोषण संबंधी विकृति होती है। जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा हो, क्वासियोरकर, मेरास्मस, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ही तो थे वो, उसमें आते हैं। इसकी बात करूं तो आपने पढ़ा, टाइफाइड पढ़ा है आप लोगों ने, जीवाणु जनित रोग है, निमोनिया पढ़ा है आप लोगों ने, साधारण जुकाम पढ़ा है, सब इन्फेक्टियस है आपके पास में। ठीक है, 3 नंबर पे मैं बात करता हूं आपके पास में, जो तीसरे नंबर की कैटेगरी की हम लोग यहां पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है जैव रासायनिक विकृतियां। ठीक है, क्या होता है? जैव रासायनिक विकृतियां। ठीक है, क्या आ जाएगा? जैव रासायनिक विकृतियां। जैव रासायनिक विकृतियों के अंदर क्या आ सकता है आपके पास में? जैव रसायनों की अधिकता या कमी से होता है, जैसे हार्मोन की कमी हो गई, ज्यादा हो गया, एंजाइम ज्यादा हो गया, कम हो गया, यूरिया ज्यादा हो गया, कम हो गया। तो जैव रसायनों की कमी या
अधिकता से उत्पन्न होता है। जैसे जैव रसायन कौन से, जैसे में हमने लिखा क्या, हार्मोन और एंजाइम्स, और क्या आ सकता है, जैसे कि हार्मोन आ गया, एंजाइम आ गया। उसके अतिरिक्त क्या चीज आ सकती है अपने पास में, उसके अतिरिक्त यूरिया, यूरिक अम्ल आदि। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गई, जैव रासायनिक विकृतियां आ गई। ठीक है, क्रिएटिनिन भी होता है आपके पास में, सीरम क्रिएटिनिन, जो किसकी वजह से किडनी के अंदर प्रॉब्लम होती है। 4 नंबर कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं आपके पास में कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी अपने पास कारक है उसमें बहिर्जात रासायनिक विकृतियां कौन सी आ जाएगी, बहिर्जात रासायनिक विकृतियां, यानी हमारी बॉडी की नहीं है, लेकिन ये विकृतियां देखने को मिलती है। जैसे कि प्रदूषण हो गया या एलर्जन हो गए, एलर्जी वगैरह, प्रदूषण मतलब प्रदूषण जैसे हो रहा है। ठीक है, प्रदूषण में भी बाह्य कारक होते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। वह एलर्जन में भी बाह्य कारक प्रवेश करते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे अंदर एलर्जी पैदा करते हैं। तो ये बहिर्जात की वजह से, बहिर्जात में कौन कौन से कारक आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा जीवन के तरीके से संबंधित विकृतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल। ठीक है, क्या आ जाएगा, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। तो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर, आप क्या चीज खा रहे हैं, कौन सी चीज खा रहे हैं, कैसा आहार ले रहे हैं, वो सब डिपेंड करता है। ये भोजन का चुनाव, यानी कि आप कौन सा भोजन खा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, भोजन का चुनाव ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा व्यायाम, क्या आ जाएगा, व्यायाम, व्यायाम। ठीक है ना, व्यायाम अगर आपके पास में ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके अलावा व्यायाम की कमी होगी, बैठे रहने की आदत है, कंटिन्यू बैठे ही हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो तो भी होता है इसके अंदर। ठीक है, कमर दर्द होने लग जाएगी, बैठे रहने की आदत, ये सब चीजें दुर्व्यसन, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब आपके पास में चल रहा है मामला, आदि कारण से होता है। ये 5 अपने पास में हो गई। 6 नंबर पे जो बीमारियों की मैं बात कर रहा हूं कि कौन सी किस वजह से हो सकती है, वो है आपके पास में शरीर तंत्र संबंधी विकृतियां। कौन सी, शरीर तंत्र संबंधी विकृतियां। क्या जाएगा, शरीर तंत्र संबंधी विकृतियां। ठीक है, रिलेटेड डिसऑर्डर है आपके पास में, अंग भंग, मोच, चोट, सब इनसे लगने से शरीर तंत्र संबंधी है। तो कोई अंग डैमेज हो गया, अंग भंग हो गया है, चोट लग गई है कोई भी तरह की, ठीक है, तो ये सब इनकी वजह से शरीर के अंदर विकृति आ सकती है। फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो वो चीज होती है। मोच आ गई है, जॉइंट टूट गया है, जॉइंट रिप्लेस हो गया है, उनकी वजह से ये चीज होती है। उसके अलावा 7 नंबर पे अगर मैं बात करता हूं आपके पास में, तो 7 नंबर पे कौन सी बीमारी आ सकती है, विघटनकारी विकृतियां। कौन सी आ जाएगी, विघटनकारी विकृतियां। विघटनकारी विकृतियों में आपके पास में क्या चीज आ जाएगी, विघटनकारी विकृतियां, ये वृद्धावस्था से संबंधित होती है। ठीक है ना, जैसे मतलब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या आ जाएगी आपके पास में, ये वृद्धावस्था से संबंधित होती है। इसमें उदाहरण के लिए आ जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट की बीमारी। कौन सी बीमारी, हार्ट की बीमारी, अति तनाव, ओवर स्ट्रेस, अति तनाव। इसके अलावा दूसरे हृदय रोग भी हो सकते हैं। बीपी की प्रॉब्लम तो लिखी दी अपन, अति तनाव मतलब बीपी की प्रॉब्लम होती है भाई। ठीक है, जॉइंट में पेन होने लग जाता है बूढ़े लोगों में। संधि शोथ जिसको अपन कहते हैं, संधि शोथ, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, अर्थराइटिस। क्या कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। समझ रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है 8 नंबर पे आनुवांशिक विकृतियां। क्या आ जाएगी, आनुवांशिक विकृतियां।
ठीक है, क्या जाएगी? आनुवांशिक विकृतियां। ये दोषपूर्ण आनुवांशिक की कारण होती है, मतलब कोई आनुवांशिक जेनेटिकली है, ऐसे उदाहरण के तौर पे ले लेता हूं वर्णांधता, हीमोफीलिया, ठीक है। उदाहरण के तौर पे क्या लिख सकता हूं मैं इसके अंदर? उदाहरण के तौर पे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये सब बीमारियां आनुवांशिक है जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो सकती है। कौन सी आ जाएगी आपके पास में? आनुवांशिक विकृतियों के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपके पास में, है ना। फिर आ जाएगी आपके पास में मानसिक विकृतियां। कौन सी आ जाएगी 9 नंबर पे? मानसिक विकृतियां। अच्छा, एक और खास बात है यहां पे आपके पास में, वो खास बात ये है कि वर्णांधता और हीमोफीलिया के साथ में एक और आप एग्जांपल लिख सकते हो, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम भी आनुवांशिक हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? डाउन सिंड्रोम भी आनुवांशिक हो सकता है ना। मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकृतियां सामाजिक, व्यक्तिगत और विघटनकारी परिवर्तन के कारण होती है। कोई सामाजिक रूप से आप सही नहीं हो, सामाजिक आ जाएगा आपके पास में, विघटनकारी परिवर्तनों के कारण होती है, जो आसपास में वातावरणीय या को जिस माहौल में आप रह रहे हैं वो माहौल कैसा है, वो माहौल ढंग से है नहीं है, गाली गलौज का माहौल है, क्या चीज़ है, ओवर स्ट्रेस है, हर समय पे एक ही चीज़ की कंडीशन होती है, तो वो मानसिक विकृतियों की तरफ इंसान को लेकर के जाता है, अग्रसर होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको जो अभी तक बताया है, अवगत करवाया है, ये उन कारकों के बारे में बताया है जिनकी वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां हो सकती है। संक्रमण बीमारियां, पोषण संबंधी बीमारियां, जैव रासायनिक विकृतियां, बहिर्जात रासायनिक संबंधी विकृतियां, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड विकृतियां, उसके अलावा शरीर तंत्र संबंधी विकृतियां, विघटनकारी विकृतियां, आनुवांशिक विकृतियां और मानसिक विकृतियां, ये सब आपके पास में हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट रोग को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 कैटेगरी के अंदर, इसलिए अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है कि डिजीज यानी रोग की 2 मेन श्रेणी होती है, एक होती है जन्मजात और एक होती है ग्रहित यानी एक्वायर्ड। तो अगर मैं रोग को डिवाइड करता हूं तो 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक आ जाएगा मेरे पास में क्या? जन्मजात रोग, जिसको नोन एज कॉन्जेनाइटल डिजीज, और दूसरा हो जाएगा ग्रहित रोग। ग्रहित रोग से मतलब जो अपन ग्रहण करते हैं आगे जीवन के अंदर, इसको एक्वायर्ड डिजीज भी बोलते हैं। एक्वायर्ड डिजीज क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि इस प्रकार की एक अपने पास में उपार्जित प्रतिरक्षा थी। उपार्जित का नाम भी एक्वायर्ड ही होता है, ग्रहित या उपार्जित रोग भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है। क्या कह सकते हो? उपार्जित रोग। ये तो जन्म से ही होता है, तो जन्मजात हो गए। जैसे अपन ने प्रतिरक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था अपने पास में प्राकृतिक प्रतिरक्षा या जन्मजात वाली इननेट जिसको कह रहे थे, एक थी अपने पास में उपार्जित प्रतिरक्षा। वैसे ही अपन ने रोग को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। कौन कौन सा आ जाएगा? एक तो जन्मजात रोग आ गया और एक कौन सा आ गया? ग्रहित रोग आ गया। तो जन्मजात रोग क्या होंगे? जो जन्म से ही व्यक्ति में उपस्थित होते हैं, नाम से पता लग रहा है। क्या हो जाएगा? जन्म से ही उपस्थित होंगे ये। अब ये क्या क्या कारण की वजह से या क्या चीज हो सकती है, इसमें कौन कौन से शामिल करेंगे अपन? आनुवांशिक रोग हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि आनुवांशिक में अपने पास में सिकल सेल एनीमिया आ गया, जो अपन ने पढ़ा भी था जेनेटिक्स के अंदर। जन्मजात आनुवांशिक रोग हो सकता है। जन्मजात रोग कौन कौन से हो सकते हैं? जन्मजात रोग की कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर पे अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने? सिकल सेल एनीमिया। ये क्या है? आनुवांशिक है। कैसा है ये? आनुवांशिक रोग आ जाएगा आपके पास में। कौन? सिकल सेल एनीमिया। पढ़ा रखा है मैंने जेनेटिक्स के अंदर पूरा, आप जरूर देख सकते हैं मेरा वीडियो वहां जाकर के, ठीक है। फिर कार्य की व विकास संबंधी दोष, ठीक है, जैसे हेयर लिप्स। 2 नंबर बीमारी पे मैं बात करता हूं, हेयर लिप्स, होठ के ऊपर बालों का पाया जाना कई लोगों के अंदर होता है, ये आनुवांशिक है। कार्य की या विकास संबंधी रोग, अंडरस्टैंड, ये इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में। ऑलराइट, फिर क्या आ सकता है आपके पास में? और क्या हो सकता है? अपरा से संबंधित रोग होता है, जर्मन चेचक, ठीक है। तो अपन 3 नंबर पे बात कर लेते हैं, क्या? जर्मन चेचक की। जर्मन चेचक ये जो है अपरा से संबंधित रोग है, सॉरी,
अपरा संबंधित रोग। ठीक है, क्या आ जाएगा? अपरा संबंधित रोग चाहिए, रोग होता है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन। तो ये जन्मजात रोग होते हैं, ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड रहते हैं। इसका ज्यादा अपने पास में अभी रोल भी नहीं आएगा। मेन जो चीज होती है ग्रहित रोग, ये रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों से फैलते हैं। क्या कब होते हैं आपके पास में? ये रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों, जैसे एक तो लिख देता हूं क्या, संक्रमण, मतलब इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से हो गया आपके पास में संक्रमण आ जाएगा, या विघटन, आहार दुर्व्यसन, बहुत सारे हैं इसके अंदर। ठीक है, विघटन संबंधी भी हो सकता है, आहार संबंधी भी हो सकते हैं आदि। ठीक है, तो ये अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आहार संबंधी और ये सब आ जाएगा। उत्परिवर्तन संबंधी भी आता है। ग्रहित रोग ही हमारे पास में सिलेबस में मेनली रहेगा, ये बता देता हूं आप लोगों को। ग्रहित रोग को दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, संक्रमक और असंक्रमक रोग, मतलब इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस बीमारी। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा? दो में संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। संक्रामक रोग और क्या आ जाएगा? असंक्रामक रोग, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस और क्या आ जाएगा अपने पास में? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। ऑलराइट, ये अपने पास में आ जाएगा। संक्रामक रोग और कौन सा आ जाएगा? असंक्रामक रोग आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। अब इसमें क्या आ जाएगा? संक्रामक रोग आपको पता ही है क्या होता है। रोग जनक के, मतलब आप जानते हैं संक्रामक और असंक्रामक में क्या अंतर हो सकता है। तो संक्रामक यानी इन्फेक्टियस, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में? असंक्रामक यानी नॉन इन्फेक्टियस। अब इनके बीच क्या अंतर बताऊं, ये तो नाम से ही पता लगता है, बड़ा ही सिंपल है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है ये। ठीक है ना, याद रखना इस चीज के कारण रोग जनकों और परजीवी के कारण उत्पन्न हो सकता है। क्या चीज होती है ये? रोग जनकों व परजीवियों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, परजीवियों के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको पता है ये बात कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैल सकता है, जब इसको संक्रामक कहते हैं। ये एक संक्रमक व्यक्ति से दूसरे संक्रमक व्यक्ति तक फैल सकता है। ठीक है, एक संक्रमक व्यक्ति से दूसरे संक्रमक व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है, संचरण हो सकता है। संचरण इसका सीधा भी हो सकता है और कोई कारक के माध्यम से भी हो सकता है। संचरण दो तरीके से संभव है, या तो संचरण सीधा भी हो सकता है या कोई ना कोई कारक के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? कारक के माध्यम से भी फैल सकता है। अब संक्रामक रोग को मैं फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, छुआछूत के रोग और अछुआछूत के रोग, यानी कंटेजियस और नॉन कंटेजियस। छुआछूत रोग यानी कंटेजियस, और एक होता है अछुआछूत रोग। ठीक है, क्या आ जाएगा? छुआछूत रोग, और कौन सा आ जाएगा? अछुआछूत रोग आ जाएगा। तो अपन इसके अंदर भी बात कर सकते हैं। संक्रामक के अंदर छुआछूत मतलब जो व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है, सिंपल सी चीज है। इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने पास में जो आ जाएगा, तो इसके प्रकार है उसमें आ जाएगा छुआछूत के अंदर क्या आ जाएगा? जो संपर्क में आने से होगा भाई, सिंपल सी बात है, टच करने से, संपर्क में आने से होगा। जैसे कि उदाहरण देता हूं आपके पास में, दाद बीमारी है, एक एग्जांपल देता हूं, दाद बीमारी, रिंगवर्म जिसको बोलते हैं,
उसके अलावा बहुत सारी बीमारी जो काम है संक्रामक है, छुआछूत से हो सकता है। तो कहने का मतलब ज्यादातर आपके पास में छुआछूत से होने वाला जो बीमारी है वो संक्रामक के अंदर काउंट हो रहा है, ठीक है। और एक और आ जाएगा आपके पास में क्या, अछुआछूत। अछुआछूत, अछुआछूत मतलब इसमें टच करने से नहीं फैलता हो, ठीक है ना, जैसे कि यानी कि वाहक होते हैं उनकी वजह से फैलता है ये डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, याद रखना इस चीज को, मतलब कोई ना कोई वाहक की मदद से फैलता है। ये किसकी मदद से फैलता है, वाहक की मदद से फैलता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं फैलेगा, वाहक की मदद से फैलेगा इसके अंदर। और वाहक इसके अंदर जैसे आ गया अपने उसमें संक्रमित कारक वाहक, जैसे डेंगू, मतलब डेंगू बीमारी होती है उसमें वाहक की जरूरत पड़ती है, मच्छर होता है। मलेरिया उसमें भी मच्छर रहता है। उसके अलावा कुछ वाहक मतलब कुछ बीमारियों में वाहक होता है वो रक्त भी होता है। तो इसके अंदर आपके पास में क्या क्या आ सकता है, रक्त आ गया, सीरम आ गया, ठीक है। जैसे एड्स बीमारी आ गई, वो रक्त की वजह से फैलती है, रक्त के कारण मतलब रक्त फैलाता है उसको। तो ऐसी चीज है, मतलब इसमें वाहक की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब बीच में क्या रहेगा, इसके अंदर कोई ना कोई मीडिएटर रहेगा। डायरेक्ट वायरस से, जैसे एड्स है ह्यूमन इम्यूनो वायरस से हो रही है, लेकिन ये ब्लड बॉर्न है, मतलब ब्लड से आगे फैल सकती है, ठीक है ना, ये चीज याद है। जबकि दाद है वो डायरेक्ट फैलता है, इसमें कोई वाहक की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। तो ये आपके पास में कौन सा होता है, संक्रामक के बारे में होता है। असंक्रामक के बारे में आपके पास में क्या आ जाएगा, इसमें क्या होता है, रोग जनकों की अपेक्षा कारकों के द्वारा होते हैं। मतलब यहाँ पे मेनली क्या होता है, कारक के द्वारा ही डायरेक्ट होता है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैलता है। सिंपल सी चीज है, वो तो आपको पता ही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैलता है, मतलब इसमें टच से या संपर्क से नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए इसको असंक्रामक रोग भी कहते हैं। इन्हीं कारणों से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े होते हैं ये, मतलब कहीं अगर टच कर ले कुछ भी हो जाए तो उससे कुछ होगा नहीं, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं आपके पास में, तो कैंसर आ जाएगा, एलर्जी आ जाएगा। कैंसर सबसे बड़ी असंक्रामक बीमारी है और एड्स सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। और चोट लग गई है, ऐसे कई हो सकता है, तो ये कई प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना, ये कई प्रकार से हो सकता है। इसमें दो थे, छुआछूत वगैरह और अछुआछूत, ये कई प्रकार से होता है। अब इसके कई प्रकार के लिए हमको एक नया पृष्ठ लेना पड़ेगा, उसमें हम बात करते हैं असंक्रामक रोग जो है उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। असंक्रामक रोग के प्रकार कैटेगरी में हम ले रहे हैं, असंक्रामक रोग के प्रकार के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला आता है अपूर्णता रोग, कमी होना किसी चीज की। पहला क्या आ रहा है, अपूर्णता रोग, यानी डेफिशिएंसी होना, मतलब किसी चीज की क्या होना, कमी होना, अपूर्णता रोग। आहार का कोई आवश्यक घटक अगर कम मात्रा में उपलब्ध होता है, मतलब आहार, विटामिन, एंजाइम्स आ रहे हैं, खनिज लवण आ रहे हैं, वो अगर कम मात्रा में है डाइट के अंदर, तो ये बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए इसके अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, क्वाशियोरकर, मेरास्मस, कुपोषण संबंधी बीमारियां हैं ये। आहार के अंदर कोई किसी घटक की कमी होगी तो उसकी वजह से हो सकता है अपूर्णता रोग। कौन सा हो सकता है, अपूर्णता रोग, आहार का कोई आवश्यक घटक कम हो जाए। तो आप लिख सकते हो यहां पे भी, आप लोग अगर लिखना चाहें तो, आहार का कोई आवश्यक घटक कम हो जाने पर, ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास में क्या, अपूर्णता रोग, असंक्रामक है भाई ये। दूसरा होता है विघटनकारी रोग, ठीक है ना, जो वृद्धावस्था में होते हैं, पहले भी हम लोगों ने बात किया था इसकी। विघटनकारी रोग, विघटनकारी रोग के अंदर क्या होता है, ये रोग वृद्धावस्था के अंदर होते हैं। कब होते हैं, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में उदाहरण आपके पास में आ जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस बताया भी था, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो वृद्धावस्था में होने वाला विघटनकारी हो गया, मतलब इसको अपन डिवाइड कर दिया। तीसरा एलर्जी, ऑफ कोर्स बहिर्जात रोग है, ये भी हम लोगों ने बात किया था,
बाहर से कोई सब्सटेंस होता है वो अंदर आता है और अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। बहिर्जात पदार्थों की उपस्थिति से अति तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है, बहिर्जात ही आएंगे इसके अंदर, और तो क्या आएगा बाहर से। बहिर्जात कारकों की उपस्थिति से, बहिर्जात कारकों की उपस्थिति से क्या हो जाता है आपके पास में कि अति शरीर जो होता है अति तनावग्रस्त हो जाता है। शरीर अति तनावग्रस्त हो जाता है। जैसे एक बीमारी है राइनाइटिस, राइनाइटिस जैसे एलर्जी होती है तो नाक से पानी का बहना जो होता है वो राइनाइटिस होता है। नाक से पानी आने लग जाता है, छींकें आने लग जाती है, तो यहाँ पे होता है नासिका संबंधी रोग होता है ये राइनाइटिस, जिसमें नाक से क्या होता है पानी गिरने लग जाता है। 4 नंबर पे संक्रामक के बारे में बात कर रहा हूं, वो है दुर्व्यसन यानी कि एडिक्शन। दुर्व्यसन मतलब क्या होता है एडिक्शन, किसी भी चीज से आप क्या हो रहे हो एडिक्ट हो रहे हो। ये रोग व्यसनी बनाने वाली औषधियां यानी कि एडिक्ट बनाने वाली औषधियों जैसे कि अल्कोहल, ड्रग, इनसे होता है ये। ठीक है ना, एडिक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर है, तंबाकू वगैरह ये सब चीज आती है इसके अंदर। 5 नंबर पे संक्रामक के बारे में बात करूं अगर तो वो आ जाएगा आपके पास में मानव विकृतियां। क्या आ जाएगा आपके पास में मानव विकृतियां यानी मेंटल डिसऑर्डर, मानव विकृतियां। दैट मीन्स आपके पास में क्या आ जाएगा मेंटल डिसऑर्डर, जिसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर का नाम देते हैं। ठीक है, तनाव, चिंता, मानसिक अयोग्यता, पागलपन के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास में ये आ जाएगा तनाव आ गया, चिंता हो गई, ठीक है, मानसिक पागलपन, इनकी वजह से ये चीज होती है। क्या होता है तनाव हो गया, चिंता हो गया, मानसिक पागलपन हो गया। इसके अलावा और क्या बीमारी आ जाएगी इसके अंदर साइजोफ्रेनिया आ जाएगा। तो स्क्रेजियोफ्रेनिया के अंदर भी स्टूडेंट्स ये चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो तनाव, चिंता, मानसिक रोग, पागलपन, उनकी वजह से मानव विकृतियां जो है वो भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, फिर आता है आपके पास में 6 नंबर पे कैंसर के बारे में बात कर लेता हूं मैं। यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके पास में कैंसर के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये मृत्यु के मुख्य कारण से में से एक है जिनमें कोशिकाएं बार बार क्या होती है विभाजित होती है। ठीक है, क्या होता है कोशिकाएं बार बार क्या होती है विभाजित होना शुरू कर देती है। और सामान्य कोशिकाएं क्या होती है चूर्णित होना, भूखमरी से मर जाना, आवश्यक जैव अंगों का नष्ट हो जाना, ये सब चीजें आ जाएगी इसके अंदर। तो कैंसर के अंदर तो सिर्फ सिंपल चीज है कि जो नॉर्मल सेल्स होती है वो क्या होती है आपके पास में कंटिन्यू डिवाइड होती है। तो डिवाइडेशन होने की वजह से क्या होता है आपके पास में यहाँ पे कैंसर बीमारी डेवलप होती है। वो डिवाइड होकर के कैंसर की सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होकर के क्या होती है कि कोशिकाओं का समूह बना देती है, जिसको अपन ट्यूमर या गांठ कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है आपके पास में दूसरी कोशिकाएं भूखी मर जाती है, दूसरी कोशिकाओं का चूरा हो जाता है। कहने का मतलब है कि वहां पे गांठें बनने लग जाती है। तो ये कैंसर के अंदर काउंट होता है। तो ये असंक्रामक रोगों के प्रकार है अपूर्णता रोग, विघटनकारी रोग, एलर्जी, दुर्व्यसन, मानव विकृति और कैंसर। ये अपने पास में मेनली इसके अंदर आता है। उससे पहले संक्रामक के बारे में मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई दी थी, एक छुआछूत वाली और एक कौन सी अछुआछूत वाली। समझ गए ना मेरी बात को। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्कशन करवाया है वो चैप्टर नंबर 40 हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी परिचय के तौर पे काम किया है। बीमारी की रोग किसे कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हमने बातचीत की है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नाउ इन माय नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे संक्रामक बीमारियों के बारे में। असंक्रामक नहीं, पहले अपन लोग इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में मेरे। उसी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोग कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आपके बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, वायरस की वजह से होने वाली कौन कौन सी है। तो ये बैक्टीरिया जनित यानी जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम लोग अगले वीडियो के अंदर बातचीत करना चाहेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।